हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मिश्रा, अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विज्ञान टीजीटी टीचर हूँ। आज विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान में आपको अम्ल, क्षार और लवण पाठ के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसा कि नाम से इस टॉपिक, इस पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। विज्ञान में आप 3 विज्ञान पढ़ते हो। हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय में 3 विज्ञान आपको पढ़ाई जाती हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और तीसरा जीव विज्ञान बायोलॉजी। इन तीनों को मिलाकर के विज्ञान विषय बनाया गया है हाई स्कूल लेवल पर। यह भी आपको मालूम है कि कुल 70 नंबर का पेपर आपका आता है, जिसमें 25 नंबर की भौतिक विज्ञान, 25 नंबर की जीव विज्ञान और 20 नंबर की रसायन विज्ञान होती है। इस तरीके से हाई स्कूल लेवल पर आपके इन तीनों विज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। तो हाई स्कूल में जो आपका ये पाठ है रसायन विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण, इसमें सबसे पहले अम्ल के बारे में हम आपको बताएंगे। अम्ल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड्स। अम्ल या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, इसके बारे में आप पढ़ेंगे पहले। फिर क्षार और लवण। अम्ल, अम्ल जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजों को खाते रहते हैं जिनका स्वाद आपको खट्टा लगता है। तो ये जो खट्टापन आता है जिसको आप कहते हो ये चीज खट्टी है, जैसे आप नींबू या टमाटर या इमली वगैरह ये चीजें खाते हो, कहते हैं ये बहुत खट्टी है। तो इन सभी प्राचीन काल में इन सभी खट्टी चीजों के बारे में ये बताया गया कि ये सभी अम्ल होते हैं। तो खट्टापन जो होता है वो उनमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है। तो जो प्राचीन काल में बताया गया कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सीधी सीधी मोटी मोटी सी बात ये है कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनको हम अम्ल कहते हैं, या इंग्लिश में इनको हम एसिड्स कहते हैं। जैसे आप नींबू पीते हो, नींबू खाते हो, नींबू या इमली या सिरका। सिरका तो बहुत पुराने समय से प्रयोग में आ रहा है। तो ये सभी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इन सभी खट्टी चीजों को क्या बताया गया कि ये सभी अम्ल होते हैं, ये सभी अम्ल होते हैं। इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और सिरके में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह इमली में टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू हुआ, टमाटर हुआ, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो मोटी मोटी सी जानकारी आपके सामने ये आई कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। अब अम्लों के बारे में बाद में यह भी बताया गया कि लिटमस पेपर, लिटमस क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, जब सूचकांक पढ़ाएंगे तब उसमें ये लिटमस आएगा। फिर लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस एक लाइकेन पौधा होता है जिससे कि लिटमस ये प्राप्त होता है। तो लिटमस का सोल्यूशन भी बना लेते हैं, घोल भी बनाते हैं, विलयन जिसको कहते हो, या उसका पेपर भी तैयार किया जाता है। तो लिटमस पेपर भी तैयार किया जाता है। तो अगर हम लिटमस टेस्ट इसका करते हैं, अगर कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाता है। तो दो चीजें किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए आपने देखी कि खट्टा होना चाहिए, खट्टे हैं तो अम्ल होंगे। फिर दूसरा टेस्ट क्या बताया गया, लिटमस टेस्ट, जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट। तो ये लिटमस पेपर पर टेस्ट किया जाता है या इसका विलयन भी बनाया जाता है। लिटमस पेपर या लिटमस टेस्ट जिसे कहते हो आप, लिटमस विलयन भी बनाया जाता है। लिटमस पेपर या लिटमस पेपर। लिटमस क्या होता है, लिटमस कहां से मिलता है, लाइकेन पौधा होता है, लाइकेन पौधे से ही ये लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो इसकी पट्टी भी बनती है और इसका विलयन भी बना देते हैं। तो अब लिटमस पेपर पे या लिटमस विलयन में कोई पदार्थ डाला जाता है, अगर वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो ये क्या कहा जाता है कि वो पदार्थ अम्ल है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो दो चीजें आपके सामने आई, एक तो
स्वाद में खट्टे होने चाहिए। दूसरे, लिटमस, नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर दे। और तीसरी चीज ये बताई गई कि कुछ सक्रिय धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कुछ सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम हुई, सोडियम है, पोटेशियम है, इसी तरह कैल्शियम है। तो कुछ सक्रिय धातुओं के साथ अगर वो पदार्थ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है तो ये क्या कहा जाता है कि ये अम्ल है। तो अम्ल को पहचानने के आपके पास 3 तरीके हुए। पहला तरीका है कि स्वाद में खट्टे होने चाहिए, तो उनको हम अम्ल कह सकते हैं। दूसरा कि वो लिटमस टेस्ट, नीले लिटमस पेपर को अगर वो लाल कर देता है तो वो अम्ल कहा जाएगा। तीसरी चीज, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन धातुओं के साथ क्रिया करने पर अगर वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तो इस तरीके के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया सबको? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अम्ल के बारे में जो 3 अवधारणाएं चल रही थी उनके पहचानने के तो ये तरीके होते हैं। इन तीनों टेस्ट को जो पार कर लेता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। नींबू, इमली, सिरका, ये सभी आप लोग खाते पीते रहते हो, प्राचीन काल से खाए जा रहे हैं, इसमें कोई आज के है नहीं है। तो जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जब अब जैसे ये तो पुरानी मान्यताएं थी, अब इसको वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से बताना शुरू किया। तो इसी क्रम में सबसे पहले वैज्ञानिक है आर्हीनियस। आर्हीनियस ने सबसे पहले इन सब चीजों को वैज्ञानिक रूप दिया। आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत कहा जाता है। तो आर्हीनियस सबसे पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया? आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत, आयनन सिद्धांत। तो सबसे पहले वैज्ञानिक है आर्हीनियस। आर्हीनियस ने यह बताया कि अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में उस पदार्थ को जल में घोलने पर अगर वो H आयन देता है, H आयन देगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये पदार्थ जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन 3 H आयन उसमें से मौजूद है। तो आर्हीनियस ने इसी अवधारणा के आधार पर अम्लों की क्या परिभाषा दी कि उस पदार्थ को जल में घोलने पर अगर वो पदार्थ H आयन देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। ठीक है, नाम क्या था वैज्ञानिक का? आर्हीनियस। तो सबसे पहले जो इन सब प्राचीन अवधारणाओं को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया वो थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा थी कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये एक साइंटिफिक परिभाषा, वैज्ञानिक परिभाषा जो आर्हीनियस के द्वारा दी गई वो ये थी। जैसे इसको बताने के लिए हम HCl लेते हैं। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl, HCl क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं, जलीय विलयन जिसको इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल में घोला गया। तो जल में घोलने पर क्या होता है कि ये क्या बना देता है? H आयन और क्लोराइड आयन में ये अलग अलग होता है। ये H आयन देता है, HCl क्या देता है? H आयन दे देता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसके आगे AQ लिखा जा सकता है। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन, जल में बना हुआ विलयन। इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं। जल में घोलने के बाद क्या हो जाता है कि इसके ये H आयन देता है, ये H आयन हुआ, ये क्लोराइड आयन हुआ, मतलब इसका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, अपने अपने आयनों में ये
विभक्त हो जाता है। तो इस पदार्थ को HCl को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, क्योंकि इसको जल में घोलने पर ये H आयन देता है। ये आर्हेनियस ने प्राचीन अवधारणाओं के आधार पर अम्ल की परिभाषा दी। जैसे दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं, HNO3 लेते हैं। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल, इसको भी जब जल में घोलते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं इसका, तो क्या हो जाता है? H आयन मिलता है इसमें भी, और ये नाइट्रेट आयन अलग हो जाता है। ये H आयन ये भी दे रहा है, तो ये क्लोराइड आयन हुआ, क्लोराइड आयन, और ये हुआ नाइट्रेट। तो आपने देखा कि चाहे HCl हो, इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं तो ये भी H आयन देता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी इसको जल में घोलने पर ये भी H आयन देता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 नाइट्रिक, ये सब क्या कहलाएंगे? ये अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये भी H आयन देता है। ये हो जाएगा H प्लस CH3COO प्लस H आयन। तो ये CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये CH3COO अलग हो जाता है और H आयन ये देता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H आयन देता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी H आयन देता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये भी H आयन देता है। तो इस प्रकार आर्हेनियस ने क्या बताया? वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन, जिनको जल में घोलने पर वो H आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, अब प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, पूरी तरीके से जिनका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, उन पदार्थों को हम, उन अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl या H2SO4 या HNO3, ये जो अम्ल हैं, इनका पूरी तरीके से जल में घोलने पर आयनीकरण हो जाता है, इसलिए HCl, HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहेंगे। और एसिटिक अम्ल का पूरी तरीके से आयनाइजेशन नहीं हो पाता है, इसके H आयन पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसी क्रम में एक और नाम आता है, फार्मिक अम्ल आता है, HCOOH। ये भी क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार आपने ये सीखा, ये परिभाषाएं प्राप्त की कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं या जो H आयन देते हैं, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल में प्रबल और दुर्बल अम्ल, जिन पदार्थों का पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जिनका पूरी तरीके से आयनीकृत, आयनाइजेशन नहीं हो पाता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल में 3 आपके सामने उदाहरण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। और ये दुर्बल अम्ल हो जाते हैं जिनका पूरी तरीके से आयनीकरण नहीं हो पाता है। अब इसके बाद आता है क्षार। एसिड समझ में आ गया, एसिड ये समझ में आया। इसके बाद आते हैं क्षार। क्षार के बारे में जैसे आपने अभी पढ़ा, ये अम्ल के बारे में, इसी तरह क्षार के बारे में उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को आर्हेनियस के अनुसार कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH हाइड्रोक्सिल आयन,
हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जो OH आयन, H आयन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं जल में घोलने पर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब जल में घोला जाता है तो क्या हो जाता है? सोडियम आयन और OH आयन ये प्राप्त हो जाते हैं। तो सोडियम आयन अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया, तो ये OH आयन दे रहा है। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको आर्हेनियस ने क्या बताया? क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब जल में घोलते हैं तो पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और ये भी OH आयन देता है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो सीधी सी बात, ये अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा हुई कि सोडियम जो H आयन देते हैं वो उनको अम्ल कहेंगे, जो OH आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार बताया गया। अब जैसे उसमें तो आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कि प्रबल अम्ल होते हैं, तो उसी तरह प्रबल क्षार भी होते हैं और दुर्बल क्षार भी होते हैं। समझने का तरीका वही रहेगा कि जिनका पूरी तरीके से OH आयन मिल जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं, जो पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं हो पाते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? प्रबल क्षार होते हैं। लेकिन ये तो आर्हेनियस के अनुसार आपने पढ़ा कि अम्ल और क्षार के बारे में ये आपको मोटी मोटी जानकारी आर्हेनियस ने दी। प्राचीन अवधारणा क्या थी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सभी ने देखा आपने कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बहुत सी चीजें आप लोग खाया करते हो जो जिनके स्वाद खट्टे होते हैं। इमली है, टमाटर है, सिरका है। सिरका तो गांव देहात में या शहर में सभी जगह मिलता है। इनको खाने पर उनका स्वाद खट्टापन महसूस होता है। तो जो खट्टे होते हैं स्वाद में, और पहली चीज, दूसरी चीज कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी चीज टेस्ट के लिए आपने ये सीखी। तीसरी चीज ये थी कि कुछ सक्रिय धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्ल के बारे में आपने ये सीखा। और फिर उसको आर्हेनियस ने सबसे पहले ये बताया कि जो H आयन उन पदार्थों को जल में घोलने पर अगर वो H आयन देते हैं तो वो अम्ल कहलाएंगे, OH आयन जो देते हैं वो क्षार कहलाएंगे। ये मोटी मोटी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई। लेकिन अब आर्हेनियस के सिद्धांत में जैसे पहली बार कोई नियम बनता है तो जो वो बता पाते हैं उन्होंने बताया, फिर उसके बारे में। और विज्ञान क्या है? विज्ञान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है कि इसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए नए परिणाम आते हैं, उनके आधार पर आगे की नई नई थ्योरी सिद्धांत बनते रहते हैं। तो सबसे पहले आर्हेनियस ने बताया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह गई कि जिसको बताने में आर्हेनियस नहीं बता पाए। जैसे उन्होंने कहा जो H आयन देते हैं वही अम्ल कहलाएंगे। तो बाद में कुछ ऐसे पदार्थ भी मिले जो प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल की तरीके से व्यवहार करते रहे, लेकिन वो H आयन जल में घुलने पर नहीं देते थे। तो इस तरीके से कुछ तो चीजों में उनकी थ्योरी काम कर गई, लेकिन कुछ पदार्थों के बारे में जो प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल की तरीके से काम करते थे, लेकिन वो H आयन नहीं देते थे। तो आर्हेनियस के बाद दूसरे वैज्ञानिक आए ब्रांस्टेड और लॉरी। दूसरे वैज्ञानिक आए, दो थे, ब्रांस्टेड एंड लॉरी। इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले अम्ल क्षार के बारे में किसने बताया था? आर्हेनियस ने। उसके बाद आए ब्रांस्टेड एंड और लॉरी। ये दो वैज्ञानिक है, ब्रांस्टेड और लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी ने लगभग वही बताया जो आर्हेनियस ने बताया था, लेकिन कुछ संशोधन उन्होंने किए। इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार होते हैं।
इन्होंने इस तरीके से अम्ल और क्षार की व्याख्या की। अब देखो सभी पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था, या तो अम्ल होंगे सभी रासायनिक यौगिकों को, दूसरे क्षार होंगे और तीसरे लवण होंगे। इन 3 वर्गों में रासायनिक यौगिकों को विभाजित किया गया था, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में आप पढ़ चुके हो और कई इसमें अवधारणाएं थी। अम्ल और क्षार के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने जो बताया, क्षार के बारे में बताया, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक है ब्रॉस्टन एंड लॉरी, इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी। जैसे क्या होता है NH3 जैसे HCl प्लस H2O, ये है। या इस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरी लिख दीजिए NH3 और HCl की करा दीजिए क्रिया, HCl प्लस NH3। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अमोनिया। तो अब इसके आधार पर अमोनिया, इसके ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं ये समझिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 अमोनिया, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका H आयन, ये H आयन जो, या इसी को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। H आयन जो होता है ये प्रोटॉन, ये कहा जाता है H आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो जो इसका H आयन होगा इस अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा, इसका H आयन जो होगा वो अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, NH4 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लोराइड, इससे अलग हो जाएगा। तो अब यहां पर H आयन जो देने वाला है यानी प्रोटॉन डोनर, ये हो गया प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन दाता, डोनर का मतलब दाता, देने वाला, प्रोटॉन दाता। और ये हो गया प्रोटॉन ग्राही, लेने वाला, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर कौन हुआ, HCl, एक्सेप्टर कौन हुआ, अमोनिया। तो जो डोनर होता है वो क्या कहलाएगा, अम्ल। डोनर मतलब जो H आयन देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल, और जो H आयन लेगा वो कहलाएगा क्षार। तो इस समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ये प्रोटॉन दे रहा है। आपने देखा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया NH3 की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, NH4 बन जाता है, अमोनियम बनती है और क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। तो इस कंडीशन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटॉन दे रहा है। तो जो प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन दाता उसको कहेंगे प्रोटॉन डोनर, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो, इसको हिंदी में कहेंगे प्रोटॉन ग्राही या प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन देने वाले को हम कहेंगे अम्ल और प्रोटॉन लेने वाले को कहेंगे क्षार। तो इस कंडीशन में HCl क्या हो जाएगा, HCl यहाँ पे हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, और अमोनिया जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, क्षार। तो ये किसने बताया, ब्रांस्टेड और लॉरी ने। सबसे पहले आर्हेनियस ने अम्ल क्षार के बारे में बताया, उसके बाद ब्रांस्टेड और लॉरी है, इन्होंने अपने अम्ल और क्षार के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया, ब्रांस्टेड लॉरी ने, जो प्रोटॉन देता है प्रोटॉन दाता कहलाता है या प्रोटॉन डोनर कहते हैं। प्रोटॉन डोनर को अम्ल कहेंगे और प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन ग्राही को लेने वाले को हम क्षार कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल हो गया और NH3 जो हो गई ये क्षार हो गई, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप NH4 अमोनिया और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो आज आपने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। अम्ल क्या होते हैं ये तो अभी सभी लोग जान गए होंगे कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घोलने पर H आयन देते हैं। कुछ सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है,
इनके साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये प्राचीन अवधारणाएं थी जिनके आधार पर पदार्थों को अम्ल क्षार ये कहा गया। उसके बाद वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस का सिद्धांत आपने पढ़ा, आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि कुछ पदार्थों को अगर जल में घोलने पर वो एच देते हैं तो उन्हें हम अम्ल कहेंगे, अगर OH आयन देते हैं तो उन्हें हम क्षार कहते हैं। लेकिन आर्हेनियस के सिद्धांत में कुछ अपनी सीमाएं थी, उन सीमाओं को आगे चलकर ब्राउस्टेड और लारी और कई और वैज्ञानिक हुए, इन्होंने दूर किया कि कुछ पदार्थ उन्होंने ऐसे पाए जो जल में घोलने पर H आयन नहीं देते थे, लेकिन उनके जो उनकी प्रकृति थी वो अम्लों की भांति कार्य करते थे या क्षारों की भांति कार्य वो करते थे। तो उसके बाद ब्राउस्टेड और लारी ने अपना सिद्धांत दिया कि जो प्रोटॉन देता है उसे अम्ल कहते हैं और जो प्रोटॉन लेता है उसे हम क्षार कहते हैं। इसके आधार पर नई परिभाषाएं बनती गई और ये अब ये पढ़ी जा रही। इसके बाद धीरे धीरे और भी नई परिभाषाएं आ रही, लेकिन आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत और ब्राउस्टेड और लारी का नियम जो आज आपने पढ़ा, अब इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए। जो बताए गए हैं सीधी सी बात, अम्ल के बारे में आप जैसे शुरुआत से हम बता रहे हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और क्षार क्या होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, मीठा टेस्ट में होते हैं और साबुन की तरीके से होते हैं, चिकने होते हैं। तो इस तरीके से जो मोटी मोटी सी जानकारी आपके पास वो आई कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हुआ, सिरका हुआ, टमाटर हुआ, बहुत सी चीजें हम लोग खाया करते हैं अपने दैनिक जीवन में जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि ये खट्टा है। तो खट्टा का मतलब एसिड, एसिड अम्ल होता है। तो इसके बारे में आज आपने पढ़ा आर्हेनियस का सिद्धांत और ब्राउस्टेड और लारी का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस फिर अम्ल और क्षार के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।